हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके, अपने बल्कि करियर्स में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे एंड देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना योगदान दें, आपका भी अपना कंट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग हमारी क्लास 11 की जो ज्योग्राफी है उसमें हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की किताब है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इसका जो पहला चैप्टर है जिसमें हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में बातचीत करी है। इंडिया लोकेशन जो हमारे चैप्टर का नाम है, इनफैक्ट इस यूनिट को इंट्रोडक्शन भी बोला गया। तो इस चैप्टर के को हम लोगों ने पूरा डिस्कस तो कर ही लिया था। अब इस चैप्टर के ऊपर जो हमने बातचीत करी है, जो नॉलेज हमने गेन किया है, उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज मैं लेकर आया हूं जिसकी मदद से इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। क्या अपनी प्रिपरेशन चल रही है वो अपने को समझ में आएगा, कितना और मेहनत करने की जरूरत है वो अपने को समझ में आएगा एंड कुछ ना कुछ हम यहां से गेन करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, पहला जो चैप्टर है इंडिया लोकेशन उसके एमसीक्यूज वगैरह के साथ अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइलैंड्स एंड इजलेट्स आर देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कुल मिला के टोटल आइलैंड्स एंड इजलेट्स कितने हैं अब हमको ये बताने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार में ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा आइलैंड है, कई सारे छोटे छोटे बड़े आइलैंड्स का पूरा कॉम्बिनेशन है, उसको अंडमान एंड निकोबार बोला जाता है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं एंड इजलेट्स हैं जिनको मिलाकर जो है पूरा वो उस एरिया को अंडमान एंड निकोबार बोला जाता है, अब हमको ये बताना है। ऑप्शंस हैं 562, 530, 572 एंड ऑप्शन नंबर डी है 550। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 572 आइलैंड्स एंड इजलेट्स से मिलकर अंडमान एंड निकोबार बनकर तैयार होता है। चलें अगला क्वेश्चन, विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। अब कौन सा जो स्टेट है वो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है? इसका जवाब है, इसके ऑप्शंस हैं पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बेरिंग स्ट्रेट एंड मलाक्का स्ट्रेट। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जवाब है पाल्क स्ट्रेट। इनफैक्ट पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार अगर आप कंबाइन तौर पे बोलें तो वो जो है इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3, द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन, ऑप्शंस हैं ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, इक्वेटोरियल जोन। आपका जो नदर्न मोस्ट, आपका जो नॉर्थ का पार्ट है इंडिया का, या जो नॉर्थ का इलाका है वो कहाँ पे लाई करता है, इसको बनाकर देख लेते हैं। हम लोगों को पता है कि लेट्स से अगर ये इंडिया है, ये अगर इंडिया का मैप है, चलें इसको ऐसे ही बना लेते हैं। लेट्स से अगर ये इंडिया है तो हमको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हिस्सों में काटता हुआ जाता है। नॉर्थ का इलाका पूरी तरीके से जो है आपका सब ट्रॉपिकल जोन में आता है या फिर वार्म ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन में आता है, और साउथ का जो इलाका है वो आपका ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो हमको ये पूछा गया है कि जो नदर्न पार्ट है इंडिया का वो कहाँ पे लाई करता है, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, इक्वेटोरियल जोन। तो इक्वेटर तो पूरी इंडिया के काफी नीचे, इक्वेटर तो जो है वो काफी नीचे से गया हुआ है इंडिया के, तो इक्वेटोरियल जोन तो नहीं है। ट्रॉपिकल जोन में आपका साउथ का इलाका आता है, टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सब ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है लेट्स से इंडिया को क्रॉस करता हुआ बीच में से जा रहा है। नॉर्थ साउथ का पूरा इलाका जो है इसमें आ जाता है। नॉर्थ का जो पोर्शन है गुजरात का और फिर उसके बाद में ऊपर का जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे इलाके की अगर हम लोग बातचीत करें तो ये आपका सब ट्रॉपिकल पोर्शन में आता है, या फिर इसको कई बार हम लोग वार्म ट्रॉपिकल जोन भी जो है कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सब ट्रॉपिकल जोन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विच ओशियन रूट लिंक्स इंडिया विथ यूरोप। अब वो कौन सा ओशियन रूट है जो इंडिया को यूरोप के साथ में जोड़ता है? कॉरिंथ कैनल, ग्रैंड कैनल, पनामा कैनल, स्यूज कैनल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्यूज कैनल। स्यूज कैनल कैसे हो जाएगा? अरेबियन सी के थ्रू होते हुए आप रेड सी में जाइए, रेड सी से पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए स्यूज कैनल तक पहुंचिए, स्यूज कैनल क्रॉस कर आप कहां लग जाएंगे? मेडिटेरेनियन सी में पहुंच जाएंगे, और मेडिटेरेनियन सी से फिर आप इटली और बाकी सारी जगहों पर जाकर यूरोप के लिए निकल सकते हैं। तो मेडिटेरेनियन सी और आपका रेड सी को जोड़ता हुआ जो स्यूज कैनाल है, इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए इंडिया
भी जो है वो यूरोप के साथ में जुड़ा हुआ है या फिर यूरोप के साथ में जुड़ा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्यूज कैनाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इन। आपका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो कहां पर है? तमिलनाडु में है, लक्षद्वीप में है, त्रिवेंद्रम में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपका जो इंदिरा पॉइंट है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब तो खैर नहीं मिलता, सुनामी वगैरह में आपका जो है पूरा सबमर्ज हो गया, मगर निकोबार में जो है सबसे लास्ट में आपको जो पॉइंट था या सबसे लास्ट में जो पोर्शन था उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं और वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। अब अपने को यह बताना है कि सबसे छोटी यूटी जो है इंडिया में वो कौन सी है। ऑप्शंस हैं दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। वैसे तो कोई एक पर्टिकुलर आपका एक द्वीप है नहीं, सारे कई सारे द्वीपों के समूह को हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं, मगर फिर भी अगर आप ओवरऑल एरिया वाइज देखें तो एक काफी छोटा पोर्शन बनता है। तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटी आप कह सकते हैं यूटी है हिंदुस्तान की। क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वांचल हिल्स आर सिचुएटेड इन दी। पूर्वांचल के जो पहाड़ हैं या जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं वो कहां पर सिचुएटेड हैं, या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं वो आपको कहां पर देखने के लिए मिलते हैं? साउथ में, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में। तो पूर्वांचल के जो आपके पहाड़ हैं वो नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज डैश। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो ऑप्शंस हैं 3.75 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.90 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.00 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो आपका पोर्शन का जो एरिया है टोटल इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया बनकर तैयार होता है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स। नॉर्थ का जो इलाका है वो यहाँ इनमें से कौन से जोन में जो है आपको देखने के लिए मिलता है? टेम्परेट जोन, वार्म टेम्परेट जोन, ह्यूमिड जोन, कोल्ड रीजन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वार्म टेम्परेट जोन। अब आप बोलोगे कि ये सवाल तो पहले भी पूछ लिया, फिर से आप करवा रहे हो, ऐसा क्यों? इसकी वजह है, ध्यान से ऑप्शंस को देखिएगा। यहां पर मैंने सब ट्रॉपिकल जोन नहीं लिखा, मैंने यहां पे ऑप्शन क्या डाला है? वार्म टेम्परेट जोन। अगर मैं यहां पे कोल्ड टेम्परेट जोन भी लिखता तो भी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता। सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब है वार्म टेम्परेट जोन। इसके पहले वाले में इसका जो ऑप्शन था वो क्या था? सब ट्रॉपिकल जोन या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन। तो कई बार याद रखिएगा सब ट्रॉपिकल की जगह वार्म टेम्परेट का जोन का इस्तेमाल भी किया जाता है। वजह यह है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के 2 हिस्से करती हुई निकल जाती है। अब ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने इंडिया को जहां पे काटा है, इसके नीचे ट्रॉपिकल जोन है और इसके ऊपर टेम्परेट जोन है। अब इसका मतलब यह है कि इसके नीचे आपको गर्मी देखने के लिए मिलेगी ठीक ठाक मात्रा में, ट्रॉपिक्स के आसपास में आप हो तो, मगर इसके ऊपर जाओगे तो आपको सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा, गर्मी कम होने लगेगी। इसका यह भी मतलब नहीं है कि आपने यहां से यहां कदम मारा और एकदम से आपको बर्फ देखने को मिलने लगी। जैसे जैसे आप यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करके ऊपर तक पहुंच जाओगे तब आपको जो है यहाँ पे गर्माहट कम होती है और ठंड बढ़ती हुई समझ में आएगी। तो क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट बाद का जो पोर्शन है या फिर एक ठीक ठाक अमाउंट का जो पोर्शन है उसमें इंडिया का सिग्निफिकेंट नॉर्थ का पोर्शन कवर हो जाता है, इसलिए यहां पर इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ट्रॉपिकल जोन में नहीं है मगर फिर भी यहां पे गर्माहट अच्छी खासी पड़ती है। तो याद रखिएगा इस बात को, नदर्न मोस्ट पार्ट जो है इंडिया का वार्म टेम्परेट रीजन में आता है। कई बार इसको सब ट्रॉपिकल रीजन भी बोला जाता है, कई बार इसको वार्म टेम्परेट रीजन भी बोला जाता है। दोनों तरीके से मैंने इसको इसलिए डलवा दिया ताकि अगर दोनों बातें आपके जहन में रहें, अगर सवाल किसी भी तरह से पूछा जाए तो फिर आपसे जवाब देते बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब है वार्म टेम्परेट रीजन, इसी की जगह सब ट्रॉपिकल भी लिखा जाता तो भी बात वही पड़ती। अगला, द नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में कितने नंबर ऑफ टाइम जोन्स हैं अब हमको ये बताना है। टाइम जोन्स का मतलब क्या होता है? एक क्षेत्र है पूरा या फिर एक बड़ा सा देश है, उस बड़े से देश में अब आपने कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेरिडियंस को पकड़ लिया और आपने फिर उनका जो टाइम है ये बोल दिया, घोषित कर दिया कि सर्टेन इलाके के लिए जो टाइम है वो वही लिया जाएगा जो इन स्टैंडर्ड मेरिडियंस का टाइम है। एग्जाम्पल के लिए आपने लेट्स से ये 3 जोन बना दिया और हर एक से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जा रहा है। अब आपने बोला कि स्टैंडर्ड मेरिडियन या फिर इस लॉन्जिट्यूड का जो टाइम होगा इस पूरे खांचे के लिए आप वो वाला टाइम लेकर चलोगे, इसका जो टाइम होगा इसके लिए आप वो वाला टाइम लेकर चलोगे और इसका जो टाइम होगा उसके लिए आप ये वाला टाइम लेकर चलोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस पूरे देश को या इस पूरे इलाके को 3 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले टाइम जोन का टाइम क्या होगा? जो इस पर्टिकुलर मेरिडियन का टाइम है।
दूसरे का होगा जो इसका है, और तीसरे का होगा जो इसका है। इस तरीके से कई सारे टाइम जोन्स में एक देश को डिवाइड किया जा सकता है अगर देश बहुत लंबा चौड़ा हो। हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा देश है, एक पूरा सब कॉन्टिनेंट का जो इलाका है वो हमारे देश का पार्ट है, या फिर एक हमारा देश जो है कॉन्टिनेंटल साइज या शेप का है और इतनी डाइवर्सिटी और वेराइटी है। तो अब पूछा यह गया कि कितने आपको इंडिया में टाइम जोन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है 1, 6, 5, 4। जवाब है इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है, हमने एक पर्टिकुलर मेरिडियन पकड़ रखा है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो टाइम इसका होता है पूरे देश के लिए, हम लोग उसी एक टाइम को लेकर चलते हैं। तो हिंदुस्तान में कितने टाइम जोन्स हैं याद रखिएगा, इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है। आपको रशिया में या फिर अमेरिका में कई सारे टाइम जोन्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो काफी आपका, अगर आप इस तरह से देखें कि हॉरिजॉन्टली काफी लंबे देश हैं। रशिया की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट उसका बहुत ज्यादा है। इंडिया की बात की जाए तो मगर हम लोग अपना एक ही टाइम जोन लेकर चलते हैं। चलें अगला क्वेश्चन। चूज द स्टेट इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एज वेल एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस कवरिंग लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। अब अपने को वो राज्य चूज करना है जहां से इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का जो मेरिडियन है, जिसके टाइम को हम लोग पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम लेकर चल रहे हैं, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब सवाल ये पूछा गया है वो राज्य पकड़िए या इनमें से वो राज्य पहचानिए जिसमें से स्टैंडर्ड मेरिडियन भी आपका पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, और वो दोनों सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करते हैं। ठीक है जी, या फिर इस तरह से कि आप वो राज्य पकड़िए जहां से स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। जैसे भी आप इसको इंटरप्रेट करना चाहें। इसका जवाब, इसके ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ जब साथ में था तब मध्य प्रदेश आपका इंडिया का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। आजकल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, मगर फिर भी इस स्टेट का इतना ज्यादा एक्सटेंट है छत्तीसगढ़ कटने के बाद में भी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जितना एक्सटेंट इसमें से कवर करता है, जितना डिस्टेंस इसमें से निकल कर जाता है, उतना डिस्टेंस किसी और स्टेट से निकल कर नहीं जाता। साथ ही साथ यहाँ से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पास होता है। तो इस तरीके से दोनों चीजें जो इसमें से होती हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलें आगे बढ़ते हैं। यहां से एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, जवाब बताइएगा, नहीं बनता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। वो नंबर ऑफ स्टेट्स बताइए जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, या फिर उन सारे स्टेट्स का नाम बताइए। पहला तो जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, जैसे कि अगर आप एक तरह से शुरू करें वेस्ट से तो गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, और इसके अलावा और कौन कौन से स्टेट्स हैं आप मुझे बताइएगा। तो पहला तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से पास करता है, और दूसरा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो कितने राज्यों से पास करता है। यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा कोई और राज्य आता है या नहीं आता। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन से पास करता है ये बताइए। कुछ के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ के आप मुझे बताइएगा। एंड आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने स्टेट से पास करता है, कुछ के नाम मैंने बताए, इसके अलावा एक आध छूट गया हो तो वो आप बताइएगा। ये एक छोटा सा काम आपके लिए दे रहा हूँ, सर्च करिएगा और जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नंबर ऑफ स्टेट्स, वो सारे के सारे नंबर ऑफ स्टेट्स जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है, प्लस उनके नाम क्या क्या हैं, ये आप मुझे बताइएगा। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया लाइज डैश। ऑप्शंस हैं मेनली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, दूसरा है एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, तीसरा है ऑन द इक्वेटर, एंड चौथा है मोर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि हिंदुस्तान कहाँ पे लाई करता है। मेनली इन द नदर्न हेमिस्फीयर का मतलब यह है कि इसका बड़ा हिस्सा जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। दूसरा है एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पूरा का पूरा ये नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तीसरा इक्वेटर पे लाई करता है, और चौथा मोर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ज्यादा हिस्सा इसका जो है सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो देखिए इसका जवाब देने के पहले थोड़ा लेट्स से ये आपका अर्थ है और या फिर ग्लोब है, और ये आपकी इक्वेटर पास हो रही है। ठीक है, इक्वेटर ग्लोब को या आपका अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है वो पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इक्वेटर उसको छूकर भी नहीं गया, इक्वेटर उसके नीचे से निकला है। तो इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, पूरा का पूरा एंटायरली, सारा का सारा जो इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है, मेनली यानी कि ज्यादातर हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर में और कुछ हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में, ये भी गलत है।
इक्वेटर पे लाई करता ही नहीं, इक्वेटर छू के भी नहीं जाता, इक्वेटर काफी नीचे से निकलता है। इसका ज्यादातर हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, हो ही नहीं सकता। पूरा का पूरा जो है इंडिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 12 का है ऑप्शन नंबर बी, एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following country is not included in Indian subcontinent? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इनमें से कौन सा देश जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मालदीव्स जो है उसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं माना जाता, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का वो पार्ट नहीं है। कौन कौन से देश इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इंडिया है। तो ये सारे, और बांग्लादेश है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारे के सारे जो देश हैं वो आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट है। मालदीव्स जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एरिया? अब हमको ये बताना है कि इंडिया एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से किस पोजीशन पर है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर बोलें तो जो सारे देश हैं एरिया के हिसाब से सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक के, उसकी रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन कौन सी है, अब हमको ये बताना है। ऑप्शन हैं सेकेंड, फिफ्थ, सेवन्थ या नाइन्थ। तो इसका सही जवाब है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो है 7th। हम 7वें नंबर पर आते हैं बाय अगर एरिया की बात की जाए, देशों की जो आपके लार्जेस्ट से लेके आपके स्मॉलेस्ट नेशंस तक की जो लिस्ट बनाई जाए उसमें अगर हम देखें तो सबसे हमारा जो नंबर है वो 7th है। हमसे बड़े देश कौन से हैं? पहला रशिया है, नो डाउट, दूसरा कनाडा है, तीसरे को लेके थोड़ा विवाद है कि चाइना है या यूनाइटेड स्टेट्स है, बट अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि चाइना है। चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, पांचवें नंबर पे ब्राज़ील है, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर इंडिया है। इंडिया के बाद में अर्जेंटीना और उसके बाद में फिर लिस्ट आपकी चलती चली जाती है। तो ये नाम भी याद रखिएगा कि कौन कौन से देश जो है वो इंडिया से बड़े हैं बाय एरिया और उनकी भी क्या रैंकिंग है, थोड़ा सा अगर अपने को अंदाजा रहे तो ठीक रहता है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मच इज द लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? अब हमको ये बताना है कि लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है। मतलब ये कि अगर आप नॉर्थ का या नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पकड़ लें और साउथ का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पकड़ लें तो उनके बीच में डिफरेंस कितने डिग्री का आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ईस्ट में ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड पकड़ लें और आपका वेस्ट में आपका जो वेस्टर्न मोस्ट ईस्ट में अगर आप ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड पकड़ लें और वेस्ट में आप जो है आपका वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड पकड़ लें तो उसके बीच में आपका जो है डिग्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डिफरेंस आ जाएगा, हमको ये बताना है। तो यहां पर इसका जो जवाब है अप्रोक्सीमेटली दोनों, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट आप देख लें या फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लें, अप्रोक्सीमेटली दोनों जो है उनकी वैल्यू सेम आती है, दैट इज ऑलमोस्ट 30 डिग्री। एक्जैक्टली 30 डिग्री नहीं है, मगर आप राउंड ऑफ करके बोलें तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री जो आप बोल सकते हैं। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का लगभग 30 डिग्री के आसपास बैठता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। What is the length of India from north to south? नॉर्थ से लेके साउथ तक की अगर बात करें, अगर आप आपका कश्मीर का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है उससे लेके साउथ के आपके जो सदर्न मोस्ट पॉइंट तक हम लोग कन्याकुमारी में जाएं तो आपका जो लेंथ बनता है, या फिर हम इस तरह से बोलें कि जो आपका जो लेंथ इस तरीके से आपका वर्टिकल लेंथ जो बनती है यहां से लेके नॉर्थ से लेके साउथ में अगर आप जाएंगे तो जो लेंथ बनती है वो कितनी हो जाएगी, हमको ये बतानी है। ऑप्शंस हैं 3214 किलोमीटर, 2856, 2856 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2850 किलोमीटर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर है 3214 या 3214 किलोमीटर। इनफैक्ट इस पे हमने एक सवाल भी देखा था कि नदर्न मोस्ट से लेके सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड तक के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री के आसपास में आता है। इसी तरीके से ईस्ट से लेके आप वेस्ट तक में चले जाएंगे तो वो भी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं मगर अप्रोक्सीमेटली वो भी जो है 30 डिग्री के आसपास आता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि आपका ये डिस्टेंस आपका 3000 किलोमीटर के आसपास है, 3214, एंड ये वाला डिस्टेंस 2933 है, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर के आसपास बनता है। उसका जवाब ये है, हम लोगों ने देखा था कि फिर लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, लॉन्जिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा होता रहता है। तो उसके चलते लैटिट्यूड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन। आप कहीं पर भी लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। लॉन्जिट्यूड्स के केस में वो बात बदल जाती है, जैसे जैसे पोजीशन बदलती है उनके बीच का डिफरेंस जो है डिस्टेंस कम होता चला जाता है। इस वजह से नॉर्थ से लेके साउथ का डिस्टेंस ज्यादा है, ईस्ट से लेके वेस्ट या वेस्ट से लेके ईस्ट का जो आपका लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस आप देखते हो तो वो उतना ज्यादा निकल कर नहीं आता, भले ही दोनों में लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट में जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री के आसपास बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर है 3214। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट?
ईस्ट से लेके वेस्ट तक में इंडिया की जो लेंथ है वो कितनी आती है? तो ऑप्शन है 3214, 2856, तीसरा है 2933 एंड अगला है 2850। इसका सही जवाब है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है ईस्ट से लेके वेस्ट तक की अगर आप लेंथ निकालें, या फिर एकदम आप एक्सट्रीम ईस्ट में जो आपका लॉन्जिट्यूड है और एक्सट्रीम वेस्ट में जो लॉन्जिट्यूड है, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखें तो वो 2933 किलोमीटर के आसपास बैठता है। अगला, व्हाट इज द परसेंट शेयर ऑफ इंडियाज टोटल एरिया टू वर्ल्ड्स एरिया? यानी कि इंडिया का एरिया अगर आप वर्ल्ड के एरिया के साथ में डिवाइड करोगे तो कितना परसेंट बनता है, हमको ये बताना है। या यूं बोल सकते हैं कि वर्ल्ड के टोटल एरिया का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो उसमें इंडिया का जो है शेयर, या इंडिया के जो एरिया है उसका बाय परसेंटेज कितना शेयर बनता है, वो हमको बताना है। ऑप्शन है 4.5%, 3.2%, 2.4% या 2.8%। सही जवाब है लगभग 2.4%, यानी कि लगभग 1.1% और अगर हम ऐड करके बात करें लगभग 2.5% अप्रोक्सीमेटली एरिया जो है दुनिया का वो इंडिया के पास है। लगभग उससे भी थोड़ा कम ही है, 2.4% ऑब्वियस सी बात है, मगर लगभग 2.5% के आसपास या 2.4% प्रिसाइसली अगर बोला जाए तो इतना एरिया जो है दुनिया के टोटल एरिया का इतना परसेंटेज हमारे पास है। या फिर दुनिया के टोटल एरिया का परसेंटेज निकाला जाए तो इंडिया का जो एरिया है उसका 2.4% बनता है। चलें अगला क्वेश्चन। Himalayas in the north, Hindu Kush and Suleiman ranges in the northwest, Purvanchal hills in the northeast and by the large expanse of the Indian Ocean in the south, it forms a great geographic entity which is called। यानी कि नॉर्थ में हिमालय, नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश और सुलेमान की पहाड़ियां, पूर्वांचल आपके नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल की पहाड़ियां, ये और नीचे की तरफ में बहुत बड़ा जो आपका इंडियन ओशियन पड़ता है साउथ में, तीन तरफ से वो जो है ये सब घेर कर ओवरऑल एक ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाते हैं। और इस डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट या स्ट्रेट। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ में ये सारे पहाड़ और साउथ में आपका जो कोस्टल इलाका है ओशियन वगैरह, उसने इंडिया को एक सर्टेन आपका जो है पोजीशन दे रखी है, जिसके चलते एक हम कह सकते हैं काफी लंबे वक्त तक इंसानों के इतिहास में हमको एक ठीक ठाक मात्रा में एक आइसोलेशन मिल गया, जिसके चलते हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी और एक कल्चर डेवलप हुआ। और ये सारी चीजें हुई हैं क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपने आप में एक यूनिक एंटिटी के तौर पर जो है डेवलप हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये नॉर्थ के ये सारे पहाड़ और नीचे साउथ में इंडियन ओशियन के चलते ये एक यूनिक या डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी जो है एक्वायर करता है, एक अपने आप में एक यूनिक एंटिटी के तौर पे निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? इंडिया को श्रीलंका से क्या सेपरेट करता है, या इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या सेपरेशंस हैं, फिजिकल सेपरेशंस क्या क्या है वो हमको बताना है। ऑप्शंस हैं गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट, दूसरा है बे ऑफ हडसन, तीसरा है बे ऑफ बंगाल एंड चौथा है बे ऑफ बिस्के। तो इसका जो सही जवाब है वो है गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं। इसके बारे में हमने बात की भी थी, हमने देखा भी था कि आपका जो स्ट्रेट है उसका क्या मतलब होता है, गल्फ जो है उसका क्या मतलब होता है, सारी बातें हम लोगों ने देखकर खत्म करी थी। एक बार फिर से बता देता हूं जिनको नहीं पता हो। आपका गल्फ का मतलब क्या होता है, जब आपको ओशियन का वाटर जमीन में काफी डीप तक पेनिट्रेट करता हुआ समझ में आया तो उसको हम लोग गल्फ बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि ओशियन का जैसे जैसे आपका जमीन के दो तरफ से अगर लेट से ओशियन का वाटर घिरा हुआ है और जैसे जैसे आप अंदर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसके दोनों छोरों के बीच में विड्थ जो है वो कम होती चली जा रही है, और वो तो फिर इसको जो है गल्फ बोला जाता है। और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा नैरो ओपनिंग जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एंटायर ज्योग्राफिकल कोस्ट ऑफ मेनलैंड प्लस आइलैंड ग्रुप्स? हमारा जो पूरा तटवर्तीय इलाका है, जो कोस्टल इलाका है, इसकी टोटल अगर आप लेंथ ऐड करेंगे कोस्ट की, आपका जो इंडिया का जो मेनलैंड है उसका प्लस आपके जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनकी भी अगर आप ऐड कर देते हैं, उनका भी जो आपका कोस्टल बाउंड्रीज वगैरह उनका भी जो कोस्टल लेंथ है उसको भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो इंडिया की जो टोटल कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी बनती है? मतलब क्या है, मेनलैंड का जितना आपका कोस्ट का इलाका है वो ऐड कर दो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्लस लक्षद्वीप के जितने भी आइलैंड्स हैं उनका जो भी आपका बनता है कोस्ट वगैरह का वो ऐड कर दो, दमन एंड दीव में आपका जो दीव वगैरह है उसका भी जो आपका कोस्टल पोर्शन है वो सब ऐड कर आके जो टोटल निकल कर आता है आपका, एंड पूरे के पूरे आपके इंडिया के ज्योग्राफिकल कोस्ट की लेंथ वो कितनी आती है ये बताना है। ऑप्शंस हैं 6204 किलोमीटर, 6408 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर, 6869 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी 7517 किलोमीटर जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया इज द डैश
5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 2nd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 10th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके बारे में अपन ने बात करी रखी है कि इंडिया जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। टोटल दुनिया के एरिया का 2.4% एरिया हमारे पास में आता है और हमसे ऊपर 6 देश और आते हैं। एक रशिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चाइना और तीसरा चाइना, चौथा यूनाइटेड स्टेट्स। दोनों के बीच में थोड़ा सा विवाद है कि तीसरे नंबर पे कौन है। उसके बाद में आपका ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया, और उसके बाद में इंडिया के बाद में अर्जेंटीना एंड, और इस तरह से आपकी लिस्ट जो है चलती चली जाती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जर इन इंडिया, लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। लैंड एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इनमें से कौन सा देश जो है वो हमसे ज्यादा बड़ा है। ऑप्शंस हैं रशिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन। साइज के हिसाब से हमसे ज्यादा बड़ा देश कौन सा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रशिया। बाय साइज अगर देखा जाए तो हमसे ज्यादा बड़ा है। चले लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे इनमें से कौन सी यूटी जो है वो या फिर यूनियन टेरिटरी जो है वो सिचुएटेड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दादरा एंड नागर हवेली जो है ये यूनियन टेरिटरी इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर जो है लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ में अपना आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। पहला जो चैप्टर है क्लास 11 ज्योग्राफी की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का जो पहला चैप्टर है उसके एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पे अपने खत्म होते हैं एंड इसी के साथ में अपना सेशन भी जो है वो एंड होता है। हालांकि अंत करने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारा हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप पूरा बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं, इसके लिए कोई फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि आप ये कंटेंट अब देखोगे कैसे, अगला क्वेश्चन आप ये पूछोगे ये कंटेंट एक्सेस कैसे किया जा सकता है। इसका जवाब है, पहला आप इसे हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की सारी प्लेलिस्ट वहां पर डली हुई है, सारा कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा। दूसरा, आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और तीसरा आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर भी डाउनलोड करके ऐप को उसकी मदद से भी जो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सारा जो CBSE इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है, हिंदी मीडियम का जो कंटेंट है, NTSC, ओलंपियाड, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और इसके अलावा बहुत कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये आपके मोबाइल फोन पर भी चल जाएगा, ये आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा, ये आपके PC पर भी जो है एक्सेसिबल है। तो जैसे चाहे आप इसको जहां चाहे वैसे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी लर्निंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू रख सकते हैं। बिसाइड दिस हमें पता है कि आपको रिवीजन के लिए नोट्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो जो सारा कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है ये नोट्स के फॉर्म में हार्ड कॉपी बुक्स के रूप में और सॉफ्ट कॉपी ई बुक्स के रूप में भी जो है आपको अवेलेबल है। इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, तो आप जाकर इनको भी वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई जितना हो सके इस वेंचर का फायदा उठाएं, इसकी मदद से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को भी इनहैंस करें, नॉलेज की एक्यूमुलेशन को भी आपका जो है जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंप्रूव करें और अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएं। नॉलेज से बड़ा कोई इंपावरमेंट नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं है, बस इसी बात को ध्यान में रखें और विद्या का जो अर्जन है इसमें लगे रहें। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके हम लोग MCQs वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।